हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2024 को आधुनिक हिंदी काव्य का। यहाँ पर आपका जो एग्जाम कोड होता है वह होता है A213। तो आज हम इस फुल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। हो सकता है इस बार भी आपके रिपीट होकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को भली भांति रिवीजन जरूर करके जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में जरूर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करने हैं। आपको हमारे चैनल पर सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है, और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। और यह पेपर आपका थ्योरी में होता है, आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खंड ए से देखेंगे। खंड ए में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुल आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 4 रचनाओं के नाम बताइए। यहाँ पर आपको किसी भी 4 रचनाओं के नाम लिखने हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित की गई है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई 4 रचनाओं के नाम आप लिख सकते हैं। उनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया है साकेत, जो कि 1931 में उन्होंने लिखा था। यशोधरा 1932 में रचना की गई थी, और जयद्रथ वध जो कि 1910 में लिखा गया था, और पंचवटी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 रचनाओं के नाम लिख सकते हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, छायावाद की परिभाषा देते हुए 2 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद की परिभाषा आप लिख सकते हैं, छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की प्रमुख युगवाणी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 कवि आपको लिखने हैं, तो इनमें से आप कोई भी 2 कवि लिख सकते हैं। मैंने आपको कुछ कवियों के नाम बताए हैं, इनमें से आप 2 कवियों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, निराला की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। निराला की 4 रचनाओं के नाम आप लिख सकते हैं, परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। मैं यहाँ पर आपको और भी कुछ कृतियां बता देता हूँ, इनमें से जो आपके याद रहती है आप एग्जाम में लिख सकते हैं। निराला जी के द्वारा कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, ये सभी कृतियां लिखी गई हैं। इनमें से आप एग्जाम में 4 लिख सकते हैं, यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, उसकी 2 विशेषताएं भी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, नौका विहार कविता कविवर सुमित्रा नंदन पंत के गुंजन काव्य संग्रह में संकलित है। यानी नौका विहार जो है वह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है, जो कि उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित है। कविवर पंत ने नौका विहार शीर्षक कविता में नौका को जीवन नौका एवं गंगा की धारा को जगत की चेतना का क्रमबद्ध प्रवाहित होता हुआ स्वरूप माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आलोक धनवा कविता के कवि का नाम बताते हुए उसका मूल स्वर भी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, आलोक धनवा कविता में कविवर दिनकर ने कवि और कविता के आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला है। आलोक धनवा के जो कवि है यहाँ पर आप देख सकते हैं कविवर दिनकर है। उन्होंने एक प्रकार से स्वयं को एक अच्छे कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके माध्यम से कवि की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि एक अच्छे कवि में सिंह की तरह साहस होना चाहिए, यानी उसमें शेर की तरह साहस होना चाहिए। उसके हृदय में अग्नि की भांति उत्साह की ज्वाला धधकती होनी चाहिए। उसके हृदय के भाव और कल्पना संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, नामोल्लेख कीजिए। आधुनिक हिंदी काव्य को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, जो कि 1936 से 1943 ईस्वी तक माना गया है, और प्रयोगवादी युग जो कि 1943 से 1950 ईस्वी तक माना गया है, नई कविता जो कि 1950 से अब तक माना गया है। तो इस प्रकार से आधुनिक हिंदी काव्य को 6 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रीधर पाठक की काव्य भाषा की 2 विशेषताएं बताइए।
इसका उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही काव्य रचना की। इन्होंने ब्रज भाषा के और परिष्कृत रूप को अपनी कविता का माध्यम बनाकर अपनी मौलिकता और नवीनता का परिचय दिया। इनका शब्द भंडार बड़ा विपुल था। वस्तुतः इनकी ब्रजभाषा की कविताओं में जो माधुर्य, सरसता और वर्ष काव्य सौंदर्य है वह अद्वितीय है। परंतु खड़ी बोली की इनकी कविताएं भी माधुर्य, सरसता और काव्य सौंदर्य में कम नहीं है। इनकी खड़ी बोली की अनेक कविताएं अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। इनकी प्रेरणा लेकर ही हिंदी के आगे आने वाले कवियों ने खड़ी बोली में रचनाएं की। इस प्रकार पाठक जी के काव्य में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों ही सुंदर और प्रभावशाली बन पड़ी है। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित दो पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के आप नाम लिख सकते हैं प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। यहाँ पर मैंने आपको तीन बताई है, इनमें से दो के नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन की दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की दो रचनाओं के नाम लिख सकते हैं आप उर्मिला, कुमकुम और रश्मि रेखा। मैंने आपको तीन बताई है, आप यहाँ पर दो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं क्या संदेश देती है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं सुभद्रा जी की कविताओं का मूल स्वर देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना की अभिव्यक्ति ही था, किंतु उन्होंने मातृत्व प्रधान कविताओं की रचना भी प्रचुरता से की। इन कविताओं की मृदुता और सुकुमारता देखते ही बनती है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड ब आ जाता है जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की से प्रसंग व्याख्या करनी है, यानी आपको इनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों ही लिखनी होती है। तो हम यहाँ पर पहला वाक्यांश देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां आपको दी गई है। हे बिखेर देती वसुंधरा, अंतिम पंक्तियां यहाँ पर दी गई है नया रूप झलकाता है। तो आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है यहाँ पर प्रस्तुत पदखंड यानी प्रस्तुत पंक्तियां जो है वे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत यानी लिया गया है। यहाँ पर आप पंक्तियां देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में दी गई है बिखेर देती और छलकाता है। इसका प्रसंग आपको यहाँ पर लिखना है। प्रसंग आप देख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में रात्रिकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए प्रहरी लक्ष्मण के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि ने लक्ष्मण के माध्यम से प्रकृति के कार्यकलापों का मनोहारी वर्णन किया है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है कि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि प्रकृति अपने सभी कार्यों को नियमबद्ध ढंग से निरंतर करती रहती है। रात्रि में सबके सो जाने पर यह पृथ्वी मोती बिखेर देती है, अर्थात रात्रि में पड़ने वाली ओस की बूंदे मोतियों के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो धरती ने अपनी झोली से सर्वत्र मोती बिखेर दिए हों। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणों से ओस की बूंदें सूख जाती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य ने रात्रि में धरती द्वारा बिखेरे मोतियों को बटोर लिया हो। जब सूर्य आराम करने के लिए जाता है अर्थात सूर्यास्त होता है तो वह उन मोतियों को आराम देने वाली संध्या को अर्पित कर देता है। मानो सूर्य आराम के बदले में संध्या को मोती प्रदान करता है। संध्या होने पर आकाश में मोतियों के समान तारे टिमटिमाने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो संध्या ने सूर्य प्रदत्त मोतियों को अपने आकाश रूपी सांवले शरीर पर सजा लिया है, जिससे उसका नवीन रूप सौंदर्य झलक रहा है। तो इस प्रकार से आप इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख सकते हैं। यहाँ पर अथवा में दिया गया है। अथवा में कुछ यहाँ पर आपको पंक्तियां दी गई हैं मानस सागर के तट पर और पगली सी देती फेरी। तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है जो कि उनका काव्य संग्रह है आंसू। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू संग्रह से ये पंक्तियां ली गई है। यह अथवा में दिया गया है। इनमें से आपको एक का ही उत्तर देना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको केवल इसके लेखक और पाठ का नाम बता देता हूँ। यह आंसू से लिया गया है जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसे याद कर सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड से आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल और अंतिम पंक्ति यहाँ पर दी गई है मृदुल लहर। तो यहाँ पर हम इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वे कविवर सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह गुंजन में संकलित प्रसिद्ध कविता नौका विहार से उद्धृत है। यानी जो पंक्तियां यहाँ पर दी गई है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है और नौका विहार से ली गई है। यहाँ पर प्रसंग में आपको लिखना है
कवि पंत चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन करते हुए प्रकृति का अत्यंत मनोरम बिंब चित्रित करते हैं। वस्तुतः भौतिक नौका विहार के माध्यम से यहाँ प्रकृति के सौंदर्य के रमणीय चित्र खींचे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि कवि पंत रात्रिकालीन गंगा का जिस पर चांद की चांदनी छिटकी हुई है वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी से आवृत होकर आकाश शांत, तरल और उज्जवल दृष्टिगोचर हो रहा है। आकाश में खिले हुए तारे मानो आकाश के नेत्र हैं, जिनसे वह टकटकी लगाकर पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी पर पूर्णतः शांति छाई हुई है। बालू की शैया पर दूध जैसी श्वेत पतले अंग वाली गंगा लेटी है। उसका यह पतलापन ग्रीष्म ऋतु के कारण है, क्योंकि गर्मी में गंगा का प्रभाव बहुत कुछ सूख जाता है। गर्मी के कारण ही थकी दुखी निश्चल गंगा लेटी हुई है। वह किसी तपस्विनी बाला के समान निर्मल है। चंद्रमा का प्रतिबिंब ही उसका मुख है और इस मुख की आभा से उसकी कोमल दीप्त हथेली है। वे लहरें मानो उसके कोमल केस है जो उसके हृदय पर लहरा रहे हैं। गंगा के गोरे अंगों पर तारों से खचित आकाश रूपी सुंदर और पारदर्शी नीला वस्त्र चंचल होकर सिहर सिहर कर लहरा रहा है। लहरें जब मंद वायु के साथ हिलती है तो साथ ही आकाश का प्रतिबिंब भी हिलता है। यही उसके अंचल का लहराना है। गंगा की लहरों पर चंद्रमा की जो चांदनी छिटकी हुई है वह लहरों के साथ ही घटती बढ़ती है। वही मानो साड़ी की सिकुड़न है, अर्थात चंद्रमा की रेशम सी झलकदार आभा से परिपूर्ण होकर गोल और मृदुल लहर सिमटकर साड़ी की सिकुड़न सी जान पड़ती है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यह आपका अथवा में दिया गए हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, रस्सों से कसे जवान पाप प्रतिकार, और यहाँ पर अंतिम पंक्ति दी गई है, झनन झनन। ये क्वेश्चन अथवा में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इसके पाठ और कवि का नाम बता देता हूँ। यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं वे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और उनके काव्य संग्रह विपथगा से ली गई है। इसकी व्याख्या मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, बाकी आपको यहाँ पर खुद से तैयार कर लेना है या आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अथवा में पूछा गया है। इसके बाद खंड दे आ जाता है। इसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इनके लंबे उत्तर देने होते हैं। आपको व्याख्या करके इन्हें लिखना होता है। इनके क्वेश्चन के आंसर भी आपको खुद से ही तैयार करने हैं। मैं आपको केवल यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौंदर्य की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के श्रेष्ठतम कवि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसके बाद यहाँ पर खंडीय आ जाते हैं। इसमें भी आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से आपको एक का उत्तर देना है। यहाँ पर प्रत्येक खंड में आपके 2 प्रश्न हैं। इनमें से आपको एक का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निराला क्रांति व विद्रोह के कवि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसके बाद महादेवी वर्मा के विरह वर्णन की विशेषताएं बताइए। इनमें से आपको केवल एक का ही उत्तर देना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में आपके किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार से आपके इस वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर भली बात ही पढ़कर एग्जाम में जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।